आज हम क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे और इस थर्ड पार्ट में हमारे पास मेन रहेगा सोइंग एंड मैन्योरिंग। अब इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कृषि पद्धतियों के बारे में किया था और जिसमें हमने बोला था कि हमारे पास जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं वो हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। आज हम सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे इसका। अब सोइंग मतलब बुआई हिंदी में। ये होता क्या है? खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ introducing the seeds in the soil is called sowing। अगर हमने खेतों में फसल लगाने के लिए बीज लगाने हैं या पौधे लगाने हैं तो उनको हम अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो जैसे हमने बोला कि बीज लगाने हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हम लोग नर्सरी से छोटे छोटे पौधे लेके आते हैं और जिसको हम नवोद्विद पौधे बोलते हैं या सीडलिंग्स बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में नर्सरी के अंदर बीजों को उगाया जाता है और जब वो बीज उग जाते हैं और छोटे छोटे पौधों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहां से इन्हें खेतों में स्थानांतरित किया जाता है। और सीडलिंग्स में जो हमारे पास नवोद्विद पौधों के द्वारा जो पौधे लगाए जाते हैं इसमें धान एक मुख्य है। अधिकतर आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आप लोगों ने घरों में मिर्च के पौधे लगाने हैं तो बाजार से छोटे छोटे उनके पौधे लाए जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं नवोद्विद पौधे या सीडलिंग्स। और दूसरा हम बात कर रहे हैं सीड्स। अब जब हमने सीड्स के द्वारा प्लांट्स को उगाना है तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है हमारे कि हमने जो बीज लिए हैं उनका चयन कैसे करना होता है। और अगर बीजों का चयन सही होगा तभी हमारे पौधे हेल्दी उगेंगे, स्वस्थ उगेंगे। तो इनका चयन करने के लिए हम बीजों को पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद जो बीज हल्के होते हैं मतलब वो खोखले हो जाते हैं उनको या तो किसी कीड़े के द्वारा खा लिया जाता है या कुछ और उसमें बीमारी होती है तो वो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं, वो डैमेज्ड होते हैं, जिस कारण वो पानी की सतह पर तैरते हैं। और जो बीज स्वस्थ होते हैं, गुड कंडीशंस में होते हैं, वो उसके सतह पर बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब जो बीज हमारे पानी के सतह पर बैठे हैं उनका हम इस तरीके से उसका आसानी से चयन कर लेते हैं। अब जब हमने बीजों का चयन कर लिया, अब अगले हमारा पास स्टेप आता है कि हमने उन बीजों को मिट्टी के अंदर बोना है। अब इससे पहले हमने क्या किया कि मिट्टी के अंदर हमने हल चला दिया, मिट्टी को हमने लेवल कर दिया। तो अब मिट्टी बोने के तरीके सबसे पहला है स्प्रिंकलिंग, छिड़काव तरीका। ये बड़ा पुराना तरीका है। अब इस वाले तरीके में देखिए कि हमारे पास ये खेतों के अंदर जो भी ये व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इससे बीज निकाल रहा है और इन खेतों में आसान उसको छिड़काव कर रहा है। अब जैसे ये छिड़काव कर रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है कि हमारे पास जो बीज है वो सभी के सभी बीज एक बराबर मात्रा में नहीं हमारे से खेतों में डाले जाते हैं। कई स्थानों पर बीजों की मात्रा बढ़ जाती है, कई स्थानों पर बीजों की मात्रा कम हो जाती है। अब इसके अलावा अगला जो तरीका है ये हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत औजार है कि इसके अंदर एक नली होती है, इस नली में हम बीज डालते हैं और बीज इससे एक एक करके आगे लगाया जाता है, बोया जाता है। इसको उचित गहराई पे बोया जाता है। अब आधुनिक ये हमारे पास सीड ड्रिलिंग मशीन आ गई है। अब इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही समय में एक बीज जाता है,
लेकिन इसमें बहुत सारे बीजों को इकट्ठा डाल दिया जाता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ट्यूब्स लगी हैं। तो जैसे जैसे ये हमारे पास हल जैसा पार्ट जो है, जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा तो ये साथ में एक एक बीज बोता जाएगा। इसका मतलब इस वाले मशीन के द्वारा हम एक ही समय में 8 से 10 लाइनों में, पंक्तियों में बीज को बो सकते हैं, और इससे सिर्फ एक ही पंक्ति में बीज बोया जाता है। तो इसका मतलब जो आधुनिक तरीका है सीड ड्रिल है, ये हमारा काफी बेहतर है और इसको ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि बीजों को उचित गहराई और उचित दूरी पर क्यों बोना चाहिए। बीजों को उचित गहराई पर इसलिए बोना चाहिए कि ताकि वो पक्षियों के द्वारा ना खाए जा सके। अगर आप बीजों को वैसे ही फेंक देंगे तो हो सकता है पक्षी उनको खा ले। और दूसरी बात है कि इनको एक दूसरे से प्रॉपर दूरी पर क्यों रखना चाहिए, ताकि किसी एक स्थान पर बीजों की मात्रा अधिक ना हो जाए, जैसे कि हमने छिड़काव तरीके में किया था। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने बीजों को प्रॉपर तरीके में नहीं लगाया तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए। तो उससे बचाने के लिए हम इनको प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं। देन अब अगला है कि इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उर्वरक और खाद डालते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अब यहां पर हमने बोला वह पदार्थ, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस हमारे पास मैन्योर भी हो सकता है और फर्टिलाइजर्स भी हो सकता है। हमारे पास कुछ यहाँ फर्टिलाइजर्स के नाम है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं। अब ऐसे में कि हमने अगर इनको डाला, क्यों डाला। अब अगर हम किसी एक स्थान पर हम पौधों को बो रहे हैं तो पौधे क्या करते हैं, मृदा से न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करते हैं, और बार बार जब मृदा से न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। तो उसको बनाए रखने के लिए हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालना अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हम मैन्योर की बात करते हैं, तो पहली बात मैन्योर की हम बात करें, मैन्योर होता क्या है, खाद क्या होती है। खाद हमारी खेतों में बनाई जाती है। आपने वर्मी कंपोस्टिंग सुना होगा कि कीड़ों के द्वारा, केंचुओं के द्वारा जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन किया जाता है और उसे खाद बनाई जाती है। तो इस खाद का फायदा क्या है, इस खाद का फायदा ये है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है मिट्टी की उसको बढ़ा देती है। ये सॉइल को पोरस बनाती है, सरंद बनाती है, जिससे गैसों का एक्सचेंज इजी हो जाता है, आदान प्रदान इजी हो जाता है। ये जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ा देती है और ये मिट्टी के गठन में सुधार करती है। अब इसका मतलब हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इस खाद के कुछ थोड़े बहुत जो कमियां हैं कि पहली बात, इसने ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को नहीं देती। ये मिट्टी को, जो हमारी खाद है वो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देती है, लेकिन इसलिए जो अगर हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हमें वो खाद से प्राप्त नहीं होते। दूसरी बात, जब इसका हमने स्थानांतरण करना है, इसको बनाना है, तो ये स्थान भी बहुत ज़्यादा घेरती है, इसको स्थानांतरण करना आसान नहीं होता और इसकी गंध भी अच्छी नहीं होती। तो इससे एक और हमने जो दिया वो फर्टिलाइजर्स लिया, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। अब जो इसका फायदा क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो जो हमें चाहिए मिट्टी को देना वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। ये कम स्थान घेरती है, इनका स्थानांतरण आसान होता है। इन्हें क्या किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स में भर के इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन अब इसके कुछ बेनिफिट हैं तो इसकी कुछ हानियां भी है। पहली बात, ये जल अवशोषण क्षमता को नहीं बढ़ाती। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कई बार उसकी ये प्रकृति ही बदल देती है, जिससे कि मिट्टी हमारी बंजर हो जाती है। एक्सेस में यूज़ करेंगे तो ये वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कर देंगी, ये सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचा सकती है।
तो इसका मतलब किसी स्थान पर फर्टिलाइजर्स हमारे अच्छे हैं और किसी स्थान पर हमारे पास मैन्योर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है तो वो उसके लिए हमारे पास खाद यूज करनी चाहिए। अब ये हमारे पास कुछ खाद और हमारे पास जो मैन्योर और फर्टिलाइजर इसके डिफरेंसेस जो हमने पीछे किया उसी के आधार पर ये डिफरेंसेस हैं। तो अब हमने इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है। कई बार क्या किया जाता है कि खेतों को खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने में क्या होगा कि अपने आप मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कई पौधे उगेंगे तो ह्यूमस बनेगा तो उपजाऊ क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर हम फसल चक्रण करते हैं, क्रॉप रोटेशंस करते हैं, तो जैसे लेग्यूम है, जो फलीदार पौधे हैं वो एक सीजन में उगाने और तब वीट के उसको अगले सीजन में उगाने। लेग्यूम्स पौधे जो फलीदार पौधे, इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, वातावरण से नाइट्रोजन लेके मृदा को दे देगा, और नाइट्रोजन हमारे पौधों के लिए प्रोटीन बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है। तो अगर हम इस तरह से फसल चक्रण करते हैं तब भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और अगला है मिश्रित खेती की, एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे अगर लगा दिए जाएं तो वो भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।